हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकिरण पनका आप सभी का आर के पनका एजुकेटर में स्वागत करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं का गणित विषय स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम अभी फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, और हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में केवल संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर अपने अगले आने वाले वीडियोज़ में जो इसके उदाहरण हैं उनको सोल्व करेंगे, है ना। तो आज हम अगर यहाँ पे संख्याओं के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर हम जो हमारा क्वेश्चन है सत्य असत्य, है ना, और कुछ क्वेश्चन हैं उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कौन सी संख्या को, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर में आता है प्राकृत संख्याएँ। ठीक है, पहला संख्या है क्या, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। देखिए, हम जब किन्हीं चीज़ों को गिनते हैं तो हम गिनना कहाँ से प्रारंभ करते हैं, एक से, है ना। 1 2 3 ऐसे करके गिनते हैं। तो ये जो गिनती वाली संख्याएं होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं, या कहें कि नेचुरल नंबर। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो गिनती वाली संख्याएं होते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इसकी परिभाषा कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को, अनंत का साइन ये इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये अनंत का साइन है, इनफाइनाइट का। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को, अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्याएं कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए, याद रखिएगा, प्राकृत संख्याओं के समूह को कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए, है ना। हम एक बार और फिर बोल देते हैं कि प्राकृत संख्याओं के समूह को कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, हमने बोला कि प्राकृत संख्याओं के समूह को कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसके अंदर हम लिख देते हैं, जैसे कि हमने लिखा 1 से लेकर अनंत तक की संख्या, है ना। तो 1 2 3 4 ये सारे धनात्मक नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक। ठीक है, सारे नंबर्स को लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए डॉट 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 करके ऐसे इसका अनंत का साइन लगा देना है। ठीक है ना। तो अब आप देख रहे होंगे इसमें कि इसमें केवल धनात्मक संख्या है ना, बटे वाला संख्या नहीं है, ऋणात्मक संख्या नहीं है ना, और यहाँ पे दशमलव वाले संख्या भी नहीं है ना। तो ये सारे नंबर प्राकृत संख्याएं नहीं होते हैं। सिंपल 1 2 3 4 ऐसे प्लस वाले जो नंबर होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएं। ठीक, अब हम देखते हैं हमारा अगला नंबर जो है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्या की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, जैसे देखो, अगर हम आपसे यहाँ पे पूछें कि हमारे हाथ में यहाँ पे कितने रुपए हैं, तो आप कहेंगे एक भी रुपए नहीं है, मतलब कुछ नहीं है ना। तो जब हम कुछ नहीं है को बताएंगे नंबर्स के रूप में, तो वहाँ पे हम किस नंबर का यूज करेंगे, 0 का, है ना। तो जब हम 0 को भी शामिल कर लेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं, है ना, रहेंगे प्राकृत संख्या ही। जैसे इसमें 1 2 3 4 ऐसे है ना। तो पूर्ण संख्या में भी 1 2 3 4 रहेगा, लेकिन उसमें 0 और आ जाएगा, है ना, उसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। इसमें 0 नहीं है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। ठीक है, लेकिन पूर्ण संख्या में होता है। तो हम दूसरा लिखेंगे, हमारा दूसरा नंबर जो है वो क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स,
तो पूर्ण संख्याओं की अगर हम परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे कि शून्य से लेकर, क्योंकि इसमें शून्य और आ जाता है ना, रहता प्राकृत संख्या ही है। अगर प्राकृत संख्या के समूह में शून्य और मिला देना तो पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। तो सेम इसी कंसेप्ट से हम यहाँ पे इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि शून्य से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए कि शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को, शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, याद रखिएगा पूर्ण संख्याओं के समूह को कैपिटल W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जैसे कैपिटल W द्वारा, ठीक है, तो 0 से प्रारंभ होता है तो शून्य है ना, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 ये चलता जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ, ये पूर्ण संख्या का समूह हुआ, ये प्राकृत संख्या का समूह हुआ, है ना। अब हमारा अगला नंबर आता है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या नहीं है ना। तो ऋणात्मक संख्या की जब जरूरत पड़ी हमको तो उसको पूर्णांक संख्या के कैटेगरी में रखा गया। ठीक है ना, तो हमारा अगला तीसरा नंबर क्या है, पूर्णांक संख्याएं। तो हमारा तीसरा नंबर क्या है, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर्स। तो पूर्णांक संख्या जैसा हमने अभी कहा कि इसमें ऋणात्मक संख्या भी आ जाता है, तो इसको बोलेंगे कैसे कि शून्य से लेकर धनात्मक अनंत तक और शून्य से लेकर ऋणात्मक अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम बनाते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि शून्य से लेकर धनात्मक अनंत तक, देखिए धनात्मक अनंत का साइन है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे शून्य से लेकर, यहाँ हिंदी में हम लिख भी देते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, धनात्मक अनंत, शून्य से लेकर धनात्मक अनंत तक तथा शून्य से लेकर ऋणात्मक अनंत। तो ऋणात्मक अनंत को हम ऐसे दिखाएंगे, है ना, शून्य से लेकर ऋणात्मक अनंत, इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं हिंदी में ऋणात्मक अनंत। ठीक है, शून्य से लेकर ऋणात्मक अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, याद रखिए पूर्णांक संख्याओं के समूह को कैपिटल I या कैपिटल Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने बोला कि कैपिटल I या फिर कैपिटल Z द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसको, पूर्णांक संख्याओं के समूह को। तो जैसा कि परिभाषा में लिखा है कि शून्य से लेकर धनात्मक अनंत तक, तो हम यहाँ मान लो अगर शून्य बनाएं, शून्य, ठीक है, तो शून्य से लेकर इधर दाएं साइड में धनात्मक अनंत तक, मतलब +1 +2 +3, है ना, ऐसे करके धनात्मक अनंत तक। ठीक है, और इस साइड में, बाएं साइड में ऋणात्मक अनंत तक, -1 -2 -3, है ना, ऐसे
ऐसे ऋणात्मक अनंत तक, ठीक है, कहाँ तक, ऋणात्मक अनंत तक। तो इस तरह के संख्याओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या का समूह, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। आपको एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि ये जो शून्य है ना, ये जो शून्य है, ये जो शून्य है ना, ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। याद रखिएगा, ये जो शून्य है, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना तो धनात्मक पूर्णांक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक, ये याद रखिए कि शून्य जो है ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, हम यहाँ से लेकर के ध्यान दीजिएगा कि ये जो शून्य है ना, शून्य से दाएं साइड में जो नंबर है 1 से लेकर के, इनको धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। क्या, इनको हम, ये 1 से लेकर के, इनको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और ये जो शून्य से इधर बाएं साइड में -1 से लेकर के इधर सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, 1 से लेकर, -1 से लेकर के इधर सारे नंबर्स को ऋणात्मक पूर्णांक, और इधर +1 से लेकर के इधर अनंत तक के धनात्मक पूर्णांक। 0 को नहीं, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पूर्णांक संख्या समझ में आया होगा। अब हम अपने अगली संख्या को देखते हैं, जो कि है परिमेय संख्या। क्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, हमारा जो चौथा नंबर में है संख्या, वो क्या है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं हम किनको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। ये रेशियो से मिलके बना है, इसलिए इसको रेशनल नंबर्स बोलते हैं, रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो परिमेय संख्या हम किसको बोलेंगे, जैसे अभी तक हमने जो संख्याएं देखा ना, इनमें दशमलव वाले और बटे वाले नंबर नहीं थे, है ना। ऋणात्मक और ये इस तरह के धनात्मक संख्या तो थे, लेकिन बटे वाले नंबर, भिन्न वाले नंबर नहीं थे, है ना। तो जो भिन्न वाले नंबर्स होते हैं ना, उन्हीं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे इसकी अगर परिभाषा बनाएंगे तो हम बोलेंगे कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले लिख देते हैं, इसके बाद फिर समझते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब Q जो है ना 0 के बराबर ना हो, है ना, मतलब हर में जो नंबर हो, Q यहाँ है, नीचे जो नंबर हो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो यही लिखा है कि जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो तथा P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हो, तथा P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हो, तथा P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हो, ठीक है, तथा P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हो। सह अभाज्य का मतलब ऐसे दो संख्याएं जिनका HCF केवल 1 हो, है ना, उनको हम सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा परिमेय संख्या की डेफिनेशन, है ना, परिभाषा। लिखा क्या है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो या लिखा जा सकता हो, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब Q जो है 0 के बराबर ना हो, मतलब हर में जो नंबर हो 0 के बराबर ना हो, और P और Q सहभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। तो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, है ना, आगे ऐसे लिख सकते हैं, उन्हें
परिमेय संख्याएं कहते हैं, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो ये इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, याद रखिएगा परिमेय संख्याओं के समूह को कैपिटल Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे कैपिटल Q द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसमें बटे वाले नंबर भी आ जाएगा, है ना, माइनस वाले नंबर भी आ जाएगा। ठीक, शून्य भी एक परिमेय संख्या, वो कैसे अभी हम बताएंगे। ठीक है, और 6/7 ये ऐसे बहुत सारे नंबर जो हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर ये शून्य कैसे परिमेय संख्या है, ये तो P/Q के रूप में नहीं है। देखिए 4 भी परिमेय संख्या है, भले इसके बटे में कुछ नहीं है ना। तो इसको समझने के लिए आप एक नोट लिखिए, उससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वो नोट्स क्या है आप लिखिएगा, यहाँ पे जो हम एक नोट्स लिखा रहे हैं उसको आप लिखिए। ठीक है, एक नोट डालिएगा, लिखिए कि प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 का मतलब P/Q है ना, मतलब अंश बटे हर के रूप में। प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 अर्थात P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात अगर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है ना, तो अर्थात परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात परिमेय संख्या के रूप में, लिखा जा सकता है। ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्या है हमारा नोट्स कि हम प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक मतलब यहाँ पे आपने जितना भी ये पूर्णांक संख्या का समूह देखा है ना, तो इस सभी पूर्णांक को, प्रत्येक मतलब सभी से है ना, मतलब जितने भी यहाँ पे पूर्णांक है ना, तो सभी पूर्णांक के नीचे हम एक करके यहाँ पे क्या लिखा है, देखो आप समझिए, यहाँ लिखा है प्रत्येक पूर्णांक m, मतलब m के जगह पे कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, फिर आगे लिखा को m/1, मतलब उस पूर्णांक के नीचे एक हम कर सकते हैं, है ना। और जब हम ऐसा कर देंगे कि किसी पूर्णांक के नीचे एक लिख देंगे तो वो P/Q के रूप में हो जाएगा, और अगर वो P/Q के रूप में हो गया मतलब वो परिमेय संख्या बन गया, है ना। और हम एक क्यों लिख सकते हैं, देखो हम गणित में ये कर सकते हैं क्योंकि हम किसी भी नंबर को, देखो अगर किसी नंबर के नीचे कुछ लिखना, इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। जैसे 4/5 लिखें, नीचे हमने क्या लिखा 5, 4 के नीचे हमने क्या लिखा 5, इसका मतलब ये होता है कि 4 को हम 5 से भाग दे रहे हैं, है ना। ऐसे ही अगर हम 6/7 लिखें, इसका मतलब ये है कि 6 को हम 7 से भाग दे रहे हैं, है ना। तो अभी हमने यहाँ पे बोला कि हम किसी भी पूर्णांक के नीचे एक लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम 6 के नीचे 1 लिखें, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 को हम 1 से भाग कर रहे हैं, और जब हम 6 को 1 से भाग करेंगे ना तो 6 ही आएगा। मतलब कि यहाँ पे ये हुआ कि किसी भी नंबर को जब हम 1 से भाग देते हैं ना तो हमको फिर से वही नंबर प्राप्त हो जाता है, मतलब उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो हम किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं, है ना। और जब हम ऐसा कर सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो वो तो फिर P/Q के रूप में हो जाएगा, और ऐसा है तो फिर वो परिमेय संख्या कहला जाएगा, है ना। इसीलिए 0 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं ना, मतलब 0 के नीचे 1 कर दिए तो ये हो गया ना P/Q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, इसलिए 0 परिमेय संख्या है। अब आप सोचेंगे सर ऊपर 0 है, तो ऊपर 0 हो सकता है, इसमें परिभाषा में नीचे 0 को मना किया था। यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q नीचे है ना, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर नीचे 0 हो गया तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि वो नॉट डिफाइन होगा।
अगर हम किसी भी नंबर के नीचे 0 करते हैं ना तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे 0 होना नॉट डिफाइन है ना, वो परिभाषित नहीं होता है। ठीक, तो उम्मीद है आपको, अगर यही चीज़ ऐसे होता 0/4 तो फिर ये परिमेय संख्या है, ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखें। ठीक, आगे हम परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर वहाँ पे और अच्छे से समझेंगे। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, है ना, तो उसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला नंबर जो कि है हमारा अपरिमेय संख्याएं। क्या है? अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या बहुत ही आसान है, इसी का उल्टा। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा परिमेय संख्याएं उसी का उल्टा है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? देखिए, हमने परिमेय में क्या लिखा है? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इसका उल्टा, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, वो हमारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या। इसके कुछ शर्त होते हैं, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो और अच्छे से अपरिमेय संख्या को समझ पाएंगे, है ना। तो पहले हम इसकी लिखते हैं परिभाषा। ठीक है, तो लिखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में, या हमको हटा दो यहाँ से तो फिर ये हो जाएगा ऐसी संख्याएं जिन्हें हमको हटा दिए तो ऐसे लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, है ना, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक, इस चीज़ को याद रखिए, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्याएं। याद रखिए, अपरिमेय संख्याओं के समूह को QC के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, Q का कॉम्प्लीमेंट इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए किस तरह का नंबर होता है। देखो, ये हमने बोला कि इसके कुछ शर्तों को याद रखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। आप पिछली कक्षाओं में देखे होंगे, कक्षा 8 में, कि इसको हम क्या पढ़ते हैं? रूट या करणी बोले, है ना। क्या पढ़ते हैं? रूट या करणी। कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपने इसको कक्षा 8 में पढ़ा होगा, इसको रूट या करणी बोलते हैं। तो अगर इस रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या है, जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है ना, अभी भाज्य और अभाज्य के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, अगर आपको मालूम है तो अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या है तो फिर ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, और अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या नहीं है, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या है, तो फिर वो अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। कैसे? देखिए, अगर मान लो रूट के अंदर 4 है तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 4 है ना, पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे? क्योंकि 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, और जब जोड़ी बन जाता है तो एक बाहर आ जाता है, ये आप पढ़े हैं पिछली कक्षा में, है ना। तो ये 4 यहाँ पे जो है रूट के अंदर वो 2 लिखा है, मतलब इस पूरे को मिला के 2 ही लिखा है। ठीक है, इसलिए 2 जो है परिमेय संख्या है ना, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक, अगर इसके अंदर अभाज्य संख्या है ना, तो फिर वो क्या है? अपरिमेय संख्या। अगर भाज्य संख्या है तो फिर वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। और एक जो पाई है ना, ग्रीक लेटर पाई, वो भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान है 22/7 वो परिमेय संख्या है ना, क्योंकि जो पाई का मान 22/7 है ना, वो लगभग मान है ना। ये याद रखें कि जो पाई का मान है ना हमारा, वो लगभग मान है। ठीक है, क्या है? लगभग मान है। पाई का जो मान है 22/7, ये लगभग मान है। क्या है?
लगभग मान है ना, फिक्स वैल्यू नहीं है। लगभग का साइन कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे ये लगभग का साइन है। तो पाई का जो मान है वो 22/7 वो लगभग मान है, इसलिए ये अपरिमेय है और ये परिमेय है ना। अगर ये फिक्स मान होता तो अगर हम इसको अपरिमेय बोल रहे हैं तो इसको भी हम अपरिमेय बोलते हैं, है ना। तो इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे यहाँ हो जाएगा पाई हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, है ना। इसका भी दशमलव प्रसार होता है, अशांत अनावृत्ति, मतलब कि ना तो ख़त्म होता है ना ही रिपीट होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं अपरिमेय संख्या का भी, ठीक। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, आप इसे नोट करिए। तो उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। अब हम देखते हैं हमारा अगला नंबर जो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, ठीक है। क्या जो हमारा 6वां नंबर है, ये हमारा 5वां था ना, जो परिमेय संख्या है ये हमारा 5वां था। 6वां नंबर है हमारा वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो क्या होते हैं वास्तविक संख्याएं? देखिए, ये जो अभी हमने पढ़ा ना परिमेय और अपरिमेय, देखिए ये जो हमने पढ़ा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन्हीं दोनों को अगर हम मिला दें, ये जो परिमेय संख्या का समूह है और अपरिमेय संख्या का समूह है, इन दोनों को अगर मिला दें तो जो बनेगा वो हमारा क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि परिमेय और अपरिमेय मिला करके वास्तविक संख्याएं बनाते हैं, है ना। तो लिख लीजिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो लिख लीजिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह, ऐसे लिख लीजिए परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह मिल करके, अपरिमेय संख्याओं का समूह मिल करके वास्तविक संख्याएं बनाते हैं, मिल करके वास्तविक संख्याएं बनाते हैं, वास्तविक संख्याएं बनाते हैं, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिल करके वास्तविक संख्याएं बनाते हैं ना। तो जो परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह है ना, उन्हीं को अगर मिला दें तो वास्तविक संख्याएं बनते हैं, ठीक है। इसको कैपिटल R द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। परिमेय संख्याओं के समूह को कैपिटल R द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें सभी टाइप्स का नंबर आ जाएंगे। 4 भी एक वास्तविक संख्या है, -3 भी वास्तविक संख्या है, -3/5 भी वास्तविक संख्या है ना। 0 भी वास्तविक संख्या है, ये पाई जो है ये भी वास्तविक संख्या, 22/7 जो है ये भी वास्तविक संख्या है। तो ये सारे नंबर, √2 भी वास्तविक संख्या है, √3 भी वास्तविक संख्या है, तो ऐसे अनंत, है ना। तो इससे पहले जितने भी नंबर हमने पढ़ा वो सब को हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम एक यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम के द्वारा हम और चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, है ना। तो इसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। तो देखिए थोड़ी हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, फिर इसके बाद चीज़ों को समझते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी चीज़ पढ़ा, जिन संख्याओं के बारे में पढ़ा, इस डायग्राम से उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे, जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, उल्टा भी, है ना। तो हम इस डायग्राम को जब ध्यान रखेंगे ना तो बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। अगर हमसे कोई कहता कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो हम प्राकृतिक संख्या को देखते कि क्या उसके अंदर पूर्ण संख्या भी है कि नहीं। तो देखो ये हमारा पूर्ण संख्या का सर्कल है ना, सॉरी ये हमारा प्राकृतिक संख्या का सर्कल है। तो क्या इसके अंदर W दिख रहा है? W मतलब पूर्ण संख्या, क्या दिख रहा है? ये वाला समूह इसके अंदर, W इसके अंदर आ रहा है? नहीं ना। तो मतलब कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। लेकिन इसका उल्टा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ देखिए, अब आप पूर्ण संख्या वाला सर्कल को देखिए, ये है, ठीक है, ये वाला।
तो इसको जब आप पकड़ के खींचोगे ना तो साथ के साथ प्राकृत संख्या भी आ जाएगा, है ना, आएगा कि नहीं। देखो ये जब आप इस पूर्ण संख्या वाले सर्कल को पकड़ करके खींचेंगे ना तो साथ के साथ ये प्राकृत संख्या भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, आगे देखिए, जब हम पूर्णांक संख्या वाले सर्कल को देखते हैं, ये पूर्णांक संख्या है, आई जेड मतलब पूर्णांक संख्या, तो जब इसको पकड़ के खींचेंगे तो हमारे साथ एन और डब्ल्यू भी आ जाएगा, है ना। मतलब ये है कि यहाँ पे सारे प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, सारे पूर्ण संख्या भी पूर्णांक संख्या है। लेकिन उल्टा अगर हम ये बोलें कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, तो जब आप पूर्ण संख्या को खींच रहे थे तो क्या ये आ रहा था, नहीं ना। तो मतलब सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है, क्योंकि जब हम पूर्णांक को खींचते हैं तो पूर्ण संख्या भी आ जाता है। ठीक है, आगे देखो, ये क्यू नंबर वाला था, क्यू मतलब परिमेय संख्या। तो जब हम परिमेय संख्या वाले को खींचते हैं, ये हमारा परिमेय संख्या वाला सर्कल है, तो जब हम इसको खींचते हैं तो इसके साथ साथ क्या आ जाते हैं, एन भी आ जाता है, डब्ल्यू भी आ जाता है, आई जेड भी आ जाता है। मतलब जितने भी प्राकृत संख्या वो सब परिमेय संख्या है, जितने भी पूर्ण संख्या है वो भी परिमेय संख्या है, जितने भी पूर्णांक है वो भी परिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन इसका उल्टा, क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम पूर्णांक संख्या को खींचे थे तो ये जो परिमेय संख्या वो नहीं आया था। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि जब हम पूर्ण संख्या वाले समूह को खींचे थे तो ये जो है परिमेय संख्या वो नहीं आया था, है ना। क्या सभी प्राकृत संख्या यहाँ पे परिमेय संख्या है, तो हाँ, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जब हम परिमेय को खींचते हैं तो प्राकृत संख्या आ जाता है। लेकिन उल्टा, क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब हम प्राकृत को खींचते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए इस सर्कल में आ जाइए, क्यू सी मतलब अपरिमेय संख्या। तो क्या जब हम इसको खींचते हैं तो क्या आता है, ये बताइए। जब हम अपरिमेय संख्या वाले सर्कल को खींचते हैं तो कौन कौन से आया, यही बस आया, इसका अलग ही दुनिया है, अकेला यही बस आया, है ना। मतलब इसका ये हुआ कि सभी प्राकृत संख्या अपरिमेय नहीं है, सभी पूर्ण संख्या अपरिमेय नहीं है, और सभी पूर्णांक संख्या अपरिमेय नहीं है, सभी परिमेय संख्या भी अपरिमेय नहीं है। ये खुद अकेला है अपना, है ना, क्योंकि ये परिमेय से बाहर है ना। तो जब हम परिमेय संख्या वाला सर्कल को खींचते हैं तो ये नहीं आता, इसके सर्कल के अंदर जो है वही आएगा, है ना, ये नहीं आता। मतलब कि जितने भी अपरिमेय संख्या है वो परिमेय नहीं है, और जितने भी परिमेय संख्या है वो अपरिमेय नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं लास्ट में, आर, वास्तविक संख्या में। आर मतलब वास्तविक संख्या। आर तो पूरे को घेर के रखा है ना। ये बड़ा वाला जो लास्ट वाला सर्कल है ये आर का है, वास्तविक संख्या का है। ठीक है, तो जब हम इसको खींचेंगे तो पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे वास्तविक संख्या में, है ना। वास्तविक संख्या के साथ जब इस सर्कल को हम खींचेंगे वास्तविक संख्या वाले को तो सब आ जाएंगे, है ना, क्योंकि इसी के अंदर तो है सब। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। क्योंकि जब इसको खींचते हैं तो ये भी तो आ जाएगा, क्योंकि इस सर्कल के अंदर ही तो है ये, है ना। तो सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा, सभी वास्तविक संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, सभी वास्तविक संख्या ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है, सभी वास्तविक संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है, सभी वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। अगर ये अच्छे समझ में आया है तब जाके आप सत्य सत्य का आंसर कारण सहित दे पाएंगे, है ना। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे उदाहरण है उसका जो यहाँ पे सत्य सत्य में क्वेश्चन पूछा है उसका हम आंसर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा उदाहरण है कक्षा 9वीं के गणित का, ये उदाहरण है। ठीक है, पेज नंबर आप 4 में देखिएगा। ठीक है, पेज नंबर 4 में आप देख सकते हैं, ये उदाहरण है पेज नंबर 4 में आपके, जिसमें पूछा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप तब तक ये जो संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करिएगा। ठीक है, अभी हमारा संख्या पूरा नहीं हुआ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है ना, हम संख्याओं के बारे में और बहुत सारी संख्याओं के बारे में जानेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ये सारे संख्याओं के बारे में हम आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।